दिनों भारतीय विद्या भवन बंबई से मासिक पत्रिका भारतीय प्रकाशित होती थी। मैं विशेषतः उसी के लिए भारतीय संस्कृति और साधना से संबंधित लेख लिखा करता था। भारतीय के संपादक थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री वीरेंद्र कुमार जैन। उनके हृदय में मेरे प्रति गहरी निष्ठा थी। मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई जैसा समझता था और उतना ही आदर भी देता था। एक बार उन्होंने दीपावली के अवसर पर भारती का तांत्रिक विशेषांक निकालना चाहा। मैंने उसके लिए विषयों का चयन कर भेज दिया और साथ में अपना तांत्रिक लेख भी। लेख छपा तो उसे बहुत से तांत्रिक पाठकों ने पढ़कर मुझे पत्र भेजे। उन्हीं में से एक पत्र ऐसा था जिसने मुझे काफी प्रभावित किया। वैसे मैं पाठकों के पत्रों का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन उस पत्र को देखकर उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वह पत्र पश्चिम बंगाल से भारतीय विद्या भवन के पते पर आया था। फिर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया था। भेजने वाली थी एक स्टेट की राजकुमारी चारुलता देवी। चारुलता देवी मुझसे तांत्रिक साधनाओं के विषय में कुछ जानना समझना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया भी था। साथ ही तंत्र साहित्य के लिए मनी ऑर्डर भी भेज दिया था। पत्र में कुछ ऐसे गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक रहस्यों की और एक संकेत किए थे जिनसे यह स्पष्ट होता था कि राजकुमारी चारुलता को तंत्र साहित्य का अच्छा ज्ञान ही नहीं है, बल्कि वह तंत्र की अच्छी साधिका भी है। उसी सप्ताह मैं पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं रेलवे के उस छोटे से स्टेशन पर उतरा जहां से मुझे स्टेट के लिए 4-5 मील और जाना था। जब मैं स्टेशन से उतरा तो सांझ हो गई थी। स्टेशन के एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी ओर घने जंगलों का सिलसिला था। चारों ओर सन्नाटा साए साए कर रहा था। गाड़ी चले जाने के बाद स्टेशन पर निस्तब्धता छा गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर पता चला कि स्टेशन के लिए सड़क तो है, मगर कोई सवारी मिलना मुश्किल है, अतः पैदल ही चलना पड़ेगा। मैं स्टेशन मास्टर के पास खड़ा बातें कर ही रहा था कि एक व्यक्ति आकर मेरे पास खड़ा हो गया। काफी लंबा चौड़ा पहलवान सा था वो। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, क्या आप बनारस से आए हैं? मैं सिर हिलाकर बोला, हाँ, और स्टेट जाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने मेरे पैर छूकर कहा, मैं आप ही को लेने स्टेट की ओर से आया हूं। उस पहलवान जैसे व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर सिंह, पर लोग प्यार से उसे लाल साहब कहकर पुकारते थे। वह राजकुमारी का खास ड्राइवर था। स्टेशन के बाहर राजकुमारी की चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। हम दोनों उसमें बैठ गए। लाल साहब कार चलाने लगा। सड़क घने जंगल के भीतर से होकर गई थी। करीब 1 घंटे के बाद हम गाड़ी के फाटक पर पहुंचे। पथरीली दीवारों से घिरी वह गली मुझे चांदनी रात से नहाए जंगली वातावरण में वह किसी स्वप्न लोक सी लगी। दीवारें उसकी बदरंग हो गई थी। बुर्जियां जगह जगह पर टूट गई थी। सब और साए साए हो रहा था। लाल पत्थरों से बनी ऊंची शानदार गड़ी की धूल से अटी सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगा मानो काफी अरसे से उधर कोई आया ना हो। मगर गड़ी के भीतर पहुंचने पर आंखें चौंधिया सी गई। मुख्य प्रवेश द्वार के बाद बारादरी थी और उसके बगल में था दीवान खाना। बारादरी के फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। छत से कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे।
एक काफी लंबी चौड़ी गद्दी लगी हुई थी, जिस पर पीले रंग की चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर राजघराने के अनेक पीले तैलीय चित्र टंगे हुए थे। लाल साहब मुझे बरादरी में अकेला छोड़कर वापस चला गया। सिर घुमाकर मैं चारों ओर देख ही रहा था कि 2-3 नौकरानियां आ गई। वे उडियाई बंगालनी थी। नाटा कद, गठीला कसा हुआ बदन, चौड़ा चेहरा और चपटी नाक। उनके काले स्याह जिस्म पर सिर्फ लुंगी और आधी बाह पर ढीला ढाला कुर्ता था। एक नौकरानी ने आगे बढ़कर मुझे इशारे से नहाने धोने और कपड़े बदलने को कहा। मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोलने के बजाय इशारा क्यों किया। बाद में पता चला कि वहां जितनी भी नौकरानियां थीं सब गूंगी और बहरी थी। जब मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए तो मेरे पास एक सज्जन आए। वह राजकुमारी के मैनेजर विजन मजूमदार थे। उन्होंने कहा कि इस समय मैं भोजन करके विश्राम करूं। राजकुमारी कल सवेरे आपसे भेंट करेंगी। दीवान खाने के बगल में ही अतिथियों के लिए बड़े बड़े 2 कमरे बने थे। इन्हीं में से एक कमरे में मेरी ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। 3 दिनों का थका होने के कारण ही मैं बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। शायद आधी रात का वक्त था। तब अचानक मेरी नींद उचट गई।